हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और हमारे पिछले लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको इधर आई बटन पे मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे, तभी आपको आगे वाले टॉपिक समझ आएंगे। ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं टॉपिक्स, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ उसका यूज़र नेम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। लेकिन प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही है वीडियोज़ बनाने के लिए। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस बनाऊं। ठीक, तो एनी हाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से, और पार्टीज़ को अपने उन प्रोमिसेस को परफॉर्म करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि आप में और मेरे में मोबाइल फ़ोन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझसे मोबाइल फ़ोन लेंगे और आप मुझे पैसे देंगे उसके बदले में। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हम एक दूसरे को कर रहे हैं कि मैं आपको फ़ोन दूंगी और आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, तो ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन 37 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या कहता है, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंगली जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनकी ड्यूटी होती है या तो वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे परफॉर्म करें या फिर एटलीस्ट उसे परफॉर्म करने का ऑफर तो दें। ठीक है, ये सेक्शन 37 कह रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो परफॉर्मेंस होती है ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हो गई, जैसे मान लीजिए कि आपके और मेरे बीच में जो मोबाइल फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने मोबाइल फ़ोन लिया और मुझे उसके बदले में जितनी भी अमाउंट थी वो मुझे पे कर दी, तो ये तो हमने एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होगा। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन को लेकर हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने मुझसे मोबाइल फ़ोन लिया और जब आप मुझे पैसे देते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसे ही रख लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की अटेम्प्ट करी है, आपने मुझे कहा है कि ये लो पैसे रख लो, लेकिन मैंने ही आपको मना कर दिया, नो इट्स ओके, आप ऐसे ही रख लो फ़ोन। ठीक है, तो ये होगी हमारी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंगली ये दो तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है, और जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है उसे ऑफर टू परफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और टेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम का मतलब एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, पेपर में तीनों में से किसी भी नाम से वो पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जैसे कि पहले वाली एग्जांपल में आपने भी अपना प्रॉमिस बिल्कुल परफॉर्म कर दिया और मैंने भी आपको फ़ोन दे दिया था। ठीक है, तो वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में जो आपने मुझे पैसे दिए, मैंने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो हो गई थी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंडर। अभी मैंने आपको बताया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर के नाम से भी जाना जाता है और ऑफर टू परफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये दो तरह के होते हैं, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी। बात करते हैं हम सबसे पहले टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, सो डू चेक इट, कि प्रॉमिसर जो है वो ऑफर कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, लेकिन जो प्रॉमिसी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो प्रॉमिसर है उसे दोबारा से ऐसे ऑफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, एक बार मना हो गया, इट्स ओके, उसे दोबारा ऑफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है लीगली। दूसरा इफेक्ट इसका ये है कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को कह सकता है कि तुमने नॉन परफॉर्मेंस की और उसे केस में स्यू भी कर सकता है। ठीक है, और प्रॉमिसर की अब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि वो अपने इन गुड्स एंड सर्विसेज को फिर से ऑफर करे। ठीक है, तो अब उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट से जितनी भी लाइबिलिटी थी प्रॉमिसर की अब हट चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ मनी में वही बात आ गई कि जैसे आपने मुझे मनी ऑफर करी लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, वो हो जाएगा टेंडर ऑफ मनी। अब इस केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इफेक्ट इसका क्या होगा कि
आप फिर भी, चाहे मैंने आपको मना कर दिया कि आप मुझे पैसे पे ना करें, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुए, ठीक है। आपको आज नहीं तो कल पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, ठीक है। अब 2 महीने बाद आपने मुझे इसे लौटाना है, 2 महीने बाद आप मुझे इसे 12,000 करके लौटाओगे। और जब आप 2 महीने बाद मेरे पास आए तो आपने मुझे 12,000 पकड़ाए, तो मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आप रख लीजिए, ठीक है। तो अब आप अगर मुझे दोबारा जब भी ये मेरे को पैसे दोगे ना, तो आपको 12,000 ही देने हैं। बीच का जो टाइम है उसका आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। यानी कि जिस दिन से प्रॉमिसी आपकी परफॉर्मेंस को मना कर देगा, उस दिन के बाद आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, उस दिन तक की इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर, यानी कि टेंडर को कौन कौन सी चीज़ें वैलिड बनाती हैं। सबसे पहला तो आता है हमारे पास टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है ना, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। उसके अलावा कोई भी ऑन द स्पॉट हम अपनी टर्म एंड कंडीशन नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि लगा लीजिए एक्स उसे 1,000 बैग्स ऑफ कॉटन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब तो इन दोनों के बीच में बस यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जब एक्स उसे 1,000 बैग्स ऑफ कॉटन प्रोवाइड करने जाता है तो एक्स उसे कहता है कि इसके बदले में अब तुम मुझे 5,000 रुपीज़ एडवांस में दो, ठीक है। लेकिन ये जो 5,000 रुपीज़ की कंडीशन है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम कोई भी डिसाइड नहीं हुई थी। ये एक्स ने ऑन द स्पॉट अपनी कंडीशन बनाई है, और ऐसे ऑन द स्पॉट कंडीशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये इनवैलिड टेंडर हो सकता है, यानी कि वही टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बनी थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन, वो है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर टाइम के बारे में, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर परफॉर्म होना चाहिए। प्रॉपर टाइम मतलब कि जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है जहाँ पर स्पेसिफाई किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी टाइम के दौरान परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम है उसी दौरान आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को या टेंडर को परफॉर्म करना है। लेकिन जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वहाँ पर आपको उसे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर प्लेस। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस स्पेसिफाइड है कि आपको इस जगह पर जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर ही हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, और अगर किसी की प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो ही उसके रेजिडेंस में जाकर परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रॉमिसर के रेजिडेंस पे जाकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो प्रॉमिसी है उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो प्रॉमिसी के पास पूरा राइट है कि जब उसके पास गुड्स डिलीवर होते हैं तो वो सारे गुड्स को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि जो भी उसने गुड्स मंगाए थे क्या ये वही और सही कंडीशन में है या नहीं। ये उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू द प्रॉपर पर्सन, यानी कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर पर्सन के पास ही हमें पहुंचाना चाहिए, उसी के आगे ही हमें परफॉर्म करना चाहिए। कोई भी आप थर्ड पर्सन को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है उसके आगे। नो, इट्स नॉट दैट। टू द प्रॉपर पर्सन ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर पर्सन कौन सा हो सकता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। हम दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब मैं किसको परफॉर्म करके दिखाऊंगी? आई एम अ प्रॉमिसर एंड यू आर अ प्रॉमिसी, ठीक है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को किसको परफॉर्म करके दिखाऊंगी? या तो मैं आपको ही परफॉर्म करके दिखा सकती हूँ, या फिर मैं आपके एजेंट को परफॉर्म करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट में हमने मेंशन करा है उसका नाम, तो मैं उसके आगे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक। और अगर मान लीजिए कि आपकी साइड आप तो हैं, आपके साथ साथ आपका एक ब्रदर भी है जो कि एक खुद वो भी प्रॉमिसी है, आप दोनों के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैं सिर्फ आपके आगे भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती हूँ, बी के यानी आपके ब्रदर के आगे भी परफॉर्म कर सकती हूँ, या फिर आप दोनों के ही आगे परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकती है टू द प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन कौन कौन सकते हैं? ये हो सकते हैं जो मैंने अभी बताए, ठीक है। तो कौन कौन प्रॉपर पर्सन हो सकते हैं अभी हम फिर से देखते हैं। एक तो प्रॉमिसी खुद हो जाएगा, या फिर उसका एजेंट, या फिर उसकी थर्ड पार्टी, ठीक है, और या फिर जॉइंट प्रॉमिसीज में से कोई भी एक प्रॉमिसी, या फिर सारे जॉइंट प्रॉमिसीज के आगे बात हो सकती है। आई होप अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। जॉइंट प्रॉमिसी जैसे आप और आपके ब्रदर थे,
यानी आप दोनों के आगे किसी एक के आगे मैं परफॉर्म कर सकती हूँ या फिर आप दोनों के ही आगे परफॉर्म कर सकती हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे परफॉर्म कौन कौन कर सकता है? या तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर खुद ही उसे परफॉर्म कर सकता है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर उसकी पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड हो। तो जब भी आपको एग्जाम में ना ये पॉइंट लिखना है कि प्रॉमिसर खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, उसमें आपको पर्सनल स्किल के बारे में ज़रूर बताना है। फॉर एग्जांपल एक्स एक पेंटर है, ठीक है, एक्स एक पेंटर है और उसका वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर उसकी एक्स की जो पर्सनल स्किल है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो वाई एक्स के एजेंट को नहीं कह सकता कि तुम आके अब पेंटिंग मेरे को बना के दो, बिकॉज एक्स की अपनी पर्सनल स्किल थी यहाँ पर उस पेंटिंग करने की, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्स कोई सिंगर है और उसकी अगर डेथ हो जाए तो देन ऑल्सो एक्स के किसी भी एजेंट को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लायबल ठहराया जा सकता कि अब तुम हमें इसे कंप्लीट करके दो। जहाँ पर किसी पर्सन की पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है वहाँ पर वो पर्सन खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, देन उसके किसी भी एजेंट एंड किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं होती है। अगर सिर्फ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ प्रॉमिसर कंप्लीट कर सकता है, वो होता है पर्सनल स्किल वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉमिसर का एजेंट। यस, प्रॉमिसर का एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है उसकी तरफ से, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्सनल स्किल उसकी इन्वॉल्व ना हो प्रॉमिसर की। जैसे पेंटिंग थी, वो तो उसकी एक पर्सनल स्किल थी प्रॉमिसर की, तो उसका एजेंट वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता था। लेकिन मान लीजिए कि एक्स ने वाई को 1000 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज़ एक्स भी पे कर सकता है और एक्स का एजेंट भी पे कर सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी करे। इसके अलावा प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि एक्स है तो एक्स का बेटा भी उसे परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसमें दो कंडीशंस हैं जहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। पहली कंडीशन कि जहाँ पर प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तभी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉमिसर है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल वाला नहीं है, जैसे पेंटिंग वाला या सिंगिंग वाला, कोई भी पर्सनल स्किल वाला नहीं है। मान लीजिए अगर किसी सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्सर्ट करने का और रास्ते में उसकी डेथ हो जाए, तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके बेटे को नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम जाकर अब कॉन्सर्ट करो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता अगर उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, अगर पैसे वगैरह देने हैं तो ऐसा कुछ भी है तो वहाँ पर उस पर्सन की डेथ पर, प्रॉमिसर की डेथ पर उसका जो बेटा है वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अब आगे ये तो मैंने आपको दो बातें बता ही दी, ठीक है। और एक बात और है कि वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उतनी ही चीज़ तक लायबल होगा जहाँ तक उसे डिसीज्ड पर्सन से, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, उस प्रॉमिसर से जितना को उसे शेयर मिला है वहाँ तक ही वो उसे परफॉर्म कर सकता है। मान लीजिए अगर ए है, ए का बेटा है एक्स, ठीक है, और यहाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए को 2000 रुपीज़ पे करने हैं बी को, ठीक है। बीच में ए की डेथ हो जाती है। अब जो उसका बेटा है ना, उसे डेथ के ऊपर, ए की डेथ के ऊपर सिर्फ 1000 रुपीज़ का शेयर मिलता है बीच में से। तो जो एक्स है वो बी को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ तक ही पे करेगा। जो उसकी लाइबिलिटी है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ पे तक करने की है। 2000 रुपीज़ वो पे नहीं करेगा क्योंकि उसे 2000 रुपीज़ तक का कुछ भी शेयर मिला ही नहीं है डिसीज्ड से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें मेन ध्यान रखने वाले हैं। अब प्रॉमिसर की तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी भी उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो प्रॉमिसी है उस थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है। तो ऑल्सो अगर वो उसकी थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है देन वो प्रॉमिसर से दोबारा से उसकी परफॉर्मेंस को नहीं मांग सकता है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और ए को उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपये पे करने हैं बी को, ठीक है। बीच में सी आता है, सी कहता है कि ठीक है, ए की तरफ से बी को मैं 6000 रुपीज़ पे कर दूंगा। अब बी ये नहीं कर सकता, बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही बी उससे भी 6000 रुपीज़ ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी ये नहीं कह सकता है कि ए अब मुझे 10,000 रुपीज़ ही देगा। बी ए से सिर्फ अब 4000 रुपीज़ ही लेगा, वो उससे भी 10,000 रुपीज़ अब नहीं ले सकता है, ठीक है। यानी थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ तभी परफॉर्म करेगी अगर बी एक्सेप्ट करेगा और दूसरा बी जो परफॉर्मेंस हो चुकी है थर्ड पार्टी की तरफ से उस परफॉर्मेंस को ए से डिमांड नहीं कर सकता है, ओके।
तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलते हैं हम एक केस में जहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर्स का केस आता है। जॉइंट प्रोमिसर्स, एक्चुअली यहाँ पर प्रोमिसर्स आना है और रिप्रेजेंटेटिव्स लिख दिया गया है गलती से, सो प्लीज़ डू करेक्टेड, प्रोमिसर्स आएगा, ठीक है। तो जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में क्या होगा, यानी कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आई एम द प्रोमिसर एंड यू आर अ प्रोमिसी, और मेरी तरफ से जॉइंट प्रोमिसर हूँ, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। तो उस केस में क्या होगा, या तो सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उस प्रोमिसर में से, जॉइंट प्रोमिसर्स में से अगर किसी एक की डेथ हो जाए तो उस एक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जितने भी रिमेनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स रह गए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, जहाँ पर सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ हो जाए तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। अब अगर आपको फिर से छोटा सा रिवाइज करवा दूँ पांचों के पांचों पॉइंट्स, तो क्या हुए, प्रोमिसर खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है ओनली इन केस ऑफ पर्सनल स्किल, अदरवाइज उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ तभी परफॉर्म कर सकता है अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल स्किल का नहीं है, और वो सिर्फ उतना ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा जितना उसे शेयर मिला है डिसीज्ड पर्सन में से, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है, और अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस को तो प्रोमिसर से दोबारा उस एक्सेप्ट की गई परफॉर्मेंस को दोबारा डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक। और इसके अलावा जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में क्या होगा, या तो सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर एक की डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ हो जाए तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसी लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई बीच में, अगर आपको ऐसे पूरी की पूरी स्लाइड्स चाहिए जो भी मैं आपको यहाँ पर पीपीटी शो करती हूँ, तो वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल सकती है अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे मैं तभी बनाऊँगी, मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको टेलीग्राम चैनल की ज़रूरत है ये पीपीटी स्लाइड्स की, देन प्लीज़ 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 नीचे कमेंट डाउन करके मुझे बता दीजिएगा एंड लेट मी नो दैट इफ़ यू रियली नीड इट और नॉट, ओके। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। गाइस सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मोटिवेट कर दो ना मेरे को भी, ताकि मैं भी और भी वीडियोस बनाऊं, बिकॉज ऐसे मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही है वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए लेक्चर्स क्रिएट करने के लिए, अगर आप लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है मेरी वीडियोस के लिए, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।